हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पीएससीएल मैटर एपिसोड 139, 139। आइए साथियों, आज का लाइव कॉलिंग कार्यक्रम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 2 दिन के बाद आए हैं आज पुनः। आज साथियों सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की, क्योंकि जो हमको 22-23 तारीख को प्रोसीजर स्टार्ट करना था वो कल से अब स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने एक ग्रुप देखा है, लगभग कंप्लीट है। बाबू भाई दर्जी ने बहुत सारे लोगों को रिमूव किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस ग्रुप में कितने सारे फेक लोग आ गए थे। 16 पन्नों की कंप्लेन लगाने में उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब ये जताने में आगे आगे आ रहे हैं कि हमने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, जबकि उन्होंने लगाई नहीं है। कई सारे लोगों को बाबू भाई दर्जी ने आज रिमूव किया है, और उनमें अगर हो सकता है किसी कारणवश कोई व्यक्ति 16 पेज की कंप्लेन या 6 पेज की कंप्लेन या लीगल नोटिस का फोटो न भेज पाया हो, तो बाबू भाई दर्जी ने उसमें नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर 3-4 लोगों के दिए हैं। उन नंबर पे, उनके पर्सनल नंबर पे आप भेज दीजिए कंप्लेन की फोटो खींच करके, तो वो अलग से एक दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा। अब आप लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा, इसमें नहीं, क्योंकि इन ग्रुप में कल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च के पहले आप लोगों का सबका ऑनलाइन फाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज एक नई अपडेट आई है, मैं आज वो आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये लोग कौन कौन सा खेल, क्या क्या खेल रहे हैं। 8 मई के बारे में आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अब हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद फिर जब 10 मई या 11 मई को ये जानकारी आए तो फिर बोले कि हमारे कारण हुआ, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं 8 मई को क्या होने वाला है और कंपनी क्या खेल खेल रही है। अब उसके पीछे अभी कुछ अनुमान भी है मेरा, मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं कंफर्म अभी तक नहीं हूं, क्योंकि आज ही अभी जानकारी आई है। तो ये जानकारी मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूं। तो कल जैसा भी होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मैं कंफर्म अभी मैं श्योर नहीं हूं, कुछ मुझे भी डाउट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन कल से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पे सभी लोगों को। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों, जितने भी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित हैं वो सभी लोग दिन में 4 बार अपना टाइम बना लें कोई भी, कि दिन में 4 बार, यानी सवेरे 9 बजे, फिर उसके बाद 12-1 बजे, फिर 5-6 बजे, फिर उसके बाद रात को 8-9 बजे, यानी 4 बार दिन में ग्रुप को जरूर एक बार ओपन करके देखेंगे कि क्या जानकारी चाहिए गई है और क्या आप लोगों के लिए जानकारी दी गई है। बाकी घबराए नहीं, सारे प्रोसेस तैयार हैं, आपके पास रसीदें गायब हैं, बच्ची का विवाह के बाद नाम बदल गया है, या किसी लड़के के नाम दो दो चलते हैं, जैसे उदाहरण के नाम पे किसी का नाम होता है भाई, मान लीजिए नाम किसी का होता है भाई अशोक कुमार होता है, और घर में अच्छू अच्छू बोलते हैं भाई, अशोक कुमार अच्छू, और आपने अच्छू के नाम से पॉलिसी बॉन्ड बनवा लिया है, पीएससीएल में जमा किया है, अब आपके पास आइडेंटिटी अशोक कुमार के नाम से है। तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं सबका मैं समाधान एक एक करके सीरियल से बताता जाऊंगा, और उसी प्रकार आप लोगों को काम करते जाना है, दोबारा रिपीट नहीं। क्योंकि मैंने एक बार नाम का जिक्र कर दिया कि भाई आपके नाम में मिस्टेक है, तो आपको ये कागज भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ये कागज है, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करिए और ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन दोबारा अगर आप 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद फिर से वही पूछेंगे कि मेरे नाम में फर्क है, मैं क्या करूं, तो मैं उस व्यक्ति को रिमूव कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, बस ऐसा नहीं चलेगा, उस व्यक्ति को मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो विशेष ध्यान देना है कि जो मैं जानकारी आप लोगों ने जो भी मुझे सवाल किए थे वो सारे सवाल मैंने उसमें रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक अवसर आपको बाद में और दूंगा कि और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बता दिए और इसके अलावा कोई और समस्या है नहीं उसमें। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बस कल से, क्योंकि मैंने अभी तक एक ग्रुप ओके किया है 16P1 22-10-18, इस ग्रुप को मैंने ओके कर लिया। बाबू भाई दर्जी ने बहुत सारे लोगों को रिमूव किया था, मैंने उन लोगों को भी देख लिया पहले, क्योंकि जो जो लोग रिमूव हो रहे हैं मैं उनको देखता भी जा रहा हूं कि कौन लोग रिमूव हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कई सही लोग हों, फिर उनसे मैं भी चर्चा करूंगा, देखूंगा, तो उसी हिसाब से करना है। तो अभी वो ग्रुप ओके हो चुका है, अभी बाकी और सारे ग्रुप हैं वो मैं रात भर में आज ओके कर लूंगा, और कल सवेरे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिन में 4 बार आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर देखना है, जो भी ग्रुप में सम्मिलित हैं। और आपके साथ जिन साथियों ने 16 पेज की कंप्लेन लगाई थी उनसे 24 घंटे में एक बार फोन पे जरूर बात करनी है।
चाहे आप लगाएं फोन या उनको बोल दीजिए तो वो आपको करें। ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तभी आप लोग 31 मार्च के पहले प्रोसेस में पूरा कंप्लीट कर लोगे। और उसका फायदा क्या होगा मैं आज वो भी बताने वाला हूं आपको। उसका लाभ क्या क्या मिलेगा मैं आपको वो भी बताऊं। पेमेंट अभी सेबी नहीं देगी, लोढ़ा कमेटी अभी पेमेंट नहीं देगी, उससे आपको ऑनलाइन फाइल कर देंगे तो उससे आपको लाभ क्या मिलेगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट में बार बार करता आ रहा हूं कि बॉन्ड और ओरिजिनल जितनी भी जिस कस्टमर के पास रसीदें वो कलेक्ट करके उसको सीरियल से लगा लीजिए। वो काम आप कर लीजिए, बाकी काम मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा। अब फाइल करने के बाद आपको लाभ क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। आज सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि पीएससीएल के इन्वेस्टर कुल कितने हैं। बाकी सारे इन्वेस्टर फेक मान दिए जाएंगे, यानी 30 अप्रैल को यदि पोर्टल बंद होता है तो। हालांकि संभावना है कि अभी 3 महीना और ये पोर्टल बढ़ेगा, मई जून जुलाई तक जाएगा अभी, लेकिन फिलहाल की मतलब जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 8 तारीख को हम डिसाइड करेंगे कि पीएससीएल की लायबिलिटी कुल कितनी है। भले वो 58,000 करोड़ है, लेकिन मांगने वाले जितने लोग हैं हमें केवल उन्हीं को देना है। तो इस पर 8 मई को होने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा नहीं है, लेकिन जो आज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी बीच में 2-4 दिन 6 दिन पहले हुई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रस्ताव रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है कि 8 मई को हम बताएंगे। यानी ये 30 अप्रैल तक डाटा मंगाएंगे और 8 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में डाटा भेजेंगे। ये इनकी योजना है। इसके अलावा 4 कंपनियां और तैयार हुई हैं और ये मेरा अनुमान है कि मैनेजमेंट की है। ये मैं स्पष्ट बता देता हूं, मुझे कंफर्म नहीं है, ये मेरा अनुमान है। लोढ़ा कमेटी ने 4 और कंपनियों से बात की है, जिन्होंने प्रपोजल दिया था वो सब बाहर हो गए। 4 और कंपनियों से चर्चा की है, उसके बारे में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया है। और ये मेरा अनुमान है कि वो 4 कंपनियां मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, तभी उन लोगों ने ये सब गेम खेली है। ये अनुमान है, मैं फिर से बता सकता हूं, हो सकता है कि वो कंपनी से न जुड़ी हो, लेकिन मेरा अनुमान है कि निश्चित तौर पे वो मैनेजमेंट से जुड़ी होंगी, तभी लोढ़ा कमेटी इतनी इंटरेस्टेड है। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी को कहा कि ठीक है, आप इनसे होके आगे की कार्रवाई करें। और उनको मतलब अब लीगल प्रोसेस भी याद आ रहा है। दो हजार दो। अब उनको अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं कल फिर भी कंफर्म बताऊंगा। जहां तक मेरे पास जानकारी आई थी वहां से, तो 2002 अंडर सेक्शन 10(2) आरबीआई एक्ट है। ये आरबीआई एक्ट 2002 अंडर सेक्शन 10(2). अब इनको सर्कुलर समझ में आ रहे हैं पूरे एक एक, और उस सर्कुलर के अंतर्गत इनको कहा गया कि आप आरबीआई से अनुमति लीजिए। यानी अब ये आरबीआई के पास पहुंचे और लोढ़ा कमेटी ने आरबीआई को लेटर भी भेज दिया। एक बार नहीं, 3 बार भेजे, 3 अलग अलग डेटेड में अलग अलग हिसाब से लेटर भेजे। अब आरबीआई वहां से क्या रिप्लाई देती है लोढ़ा कमेटी को, ये सुने तो और अचंभित कर देता है। आरबीआई कहती है ओके, जो आपने योजना बनाई है, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके किसी भी यानी जिस भी व्यक्ति से आप जो एक्सेप्ट करेंगे उनकी जो भी प्रपोजल वगैरह, तो उनके ऊपर आपकी कोई लाइबिलिटी न बने। यानी आप किसी को प्रॉपर्टी उधार में मत दीजिएगा। ये अजीब का कुछ समझ में आ गई, ये कौन सी कंडीशन इसने लगा दी? क्या लोढ़ा कमेटी उधार में देने वाली थी क्या? यानी इस बात की रिप्लाई आरबीआई ने दी है लोढ़ा कमेटी को। खैर उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उधार तो ये वैसे भी नहीं करते। हमें केवल डाउट ये है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में लोढ़ा कमेटी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 करोड़ में बेचने जा रही है। अंडरवर्ल्ड का इनके ऊपर दबाव है, हमें उसका तोड़ निकालना है कि ये क्या हो रहा है। नगद है, उधार है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल ही नहीं है कि लोढ़ा कमेटी किसी को उधार में प्रॉपर्टी दे दे और बाद में वसूली करते फिरे। क्या लोढ़ा कमेटी की खुद की प्रॉपर्टी है क्या? निवेशकों को, इन्वेस्टर को पैसा देना है तो उधार में कैसे देगी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले पैसा जमा कराएगी, उसके बाद वो सेल सर्टिफिकेट जारी करेगी, ये हमको भी पता है, उसी हिसाब से करेगी। लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 15-20 करोड़ में न बेचे, इसके लिए हम लोगों को आगे कार्रवाई करनी है।
और बची हुई 3.25 लाख प्रॉपर्टियां जब्ती के हेतु एक्शन ले, वो कार्रवाई करनी है। हमें उन दोनों कार्रवाइयों को पकड़ना है, जिसमें से एक फॉर्मेलिटी के लिए हम नोटिस एप्लीकेशन बनाएंगे, वो मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो सभी लोग रजिस्ट्री कर देंगे जिन्होंने 16 पेज की कंप्लेन लगाई है या जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। अभी 16 पेज की कंप्लेन जिन्होंने नहीं लगाई है वो लोग भी, वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ भेजनी है? सेबी को भेजनी है, सीबीआई को भेजनी है, लोढ़ा कमेटी को भेजनी है, सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है और आरएस विर्क को भेजनी है। इन सब जगह वो एप्लीकेशन जाएगी, 2 हिस्सों में जाएगी, 2 पार्ट में, एक बार पहले जाएगी, एक बार फिर बाद में दोबारा रिपीट होगी। दोनों वो अलग अलग रहेंगी एप्लीकेशन, थोड़ा उसमें चेंजिंग रहेगी। तो ये हम लोगों को भेजनी है इस बात के लिए कि हम लोगों की फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और अगर ये 8 मई को सारे डाटा लॉक करके और अगर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देते हैं तो आप जिन लोगों के भी ऑनलाइन फॉर्म फाइल हो चुके हैं वो पैसा मांगने के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग कोर्ट में पार्टी नहीं हो, लेकिन फिर आप जब चाहो तब पार्टी बन सकते हो। तब आप पार्टी बन सकते हो। उसके लिए आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका ऑनलाइन फॉर्म फाइल करने के बाद लोढ़ा कमेटी द्वारा आपको अलॉट किया जाएगा। ये लीगल प्रोसीजर है। अब आपको पूर्ण ब्याज सहित पैसा मिलेगा, उसकी मेरी गारंटी है, जिन्होंने भी 16 पेज की कंप्लेन लगाई है। लोढ़ा कमेटी नहीं देगी तो हम उसके लिए रास्ता अपनाएंगे। हमारे पास वो एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए और उस एक्नॉलेजमेंट का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। मैं इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जिन्होंने भी 16 पेज की कंप्लेन लगाई है अभी तक वो कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपसे कोई भी थोड़ी भी चूक हो गई होगी तो उसका पछतावा आपको बाद में होगा। रजिस्ट्रेशन तो हो गया आपका, लोढ़ा कमेटी आपको मूलधन भी दे देगी, लेकिन ब्याज से पैसा लेने के लिए जो जानकारियां मैं मांगूंगा वो जानकारियां आपकी निकल चुकी होंगी अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर दिया होगा। तो मैं रोक रहा था कि रुक जाइए। और अभी पोर्टल में हो सकता है 2-3 तारीख को कुछ चेंजिंग भी होनी है, हो सकता है पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि अब इनको धाराएं भी समझ में आ रही हैं कि किस धारा के अंतर्गत क्या होना चाहिए। तो पैन कार्ड भी हो सकता है कैंसिल कर दें, रसीदें भी हो सकता है कैंसिल कर दें, लेकिन डिटेल कैंसिल नहीं करेंगे। ये मेरे पास जानकारी आई है कि आपका टोटल पैसा कितना डिपॉजिट हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा। ये जानकारी मेरे पास आई है कि ये कर सकते हैं कि रसीदें नहीं चाहिए। इन पे थोड़ा सा इनमें विरोधाभास है कि कुछ का कहना है, मतलब उसी कमेटी के अंदर 3 लोगों की काउंसिल बनाई गई है जो ये 3 लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। उन 3 में मतलब जो कहा जा रहा है कि ठीक है हम रसीदें अगर न लें, एक व्यक्ति का कहना है रसीद न लो, 2 का कहना है नहीं रसीदें जरूरी है। रसीदें जरूरी है क्योंकि लोगों ने नहीं संभाल के रखी, लोगों की गलती है, क्यों नहीं मांग संभाली। लेकिन उसमें फिर एक आप मतलब ये भी आ रहा है कि चलो रसीदें ना मांगे लेकिन हर एक डेट वाइज डिटेल मांग लें कि किस किस तारीख में कितना जमा किया है, चलो यही बता दो, तो वो डाटा आपको लगेंगे इसका मतलब। और अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर टोटल डिपॉजिट, यानी आपको लोढ़ा कमेटी तो नहीं बताएगी कि आपका कितना कितना अमाउंट जमा है। इस बात की लेकर तैयारी आपको करनी पड़ेगी इसकी बात। अब मैं एक बात और बात कर रहा हूं कि पीएस पटवालिया ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और कंपनी के तरफ से मैदान में उतरे थे और उन्होंने एक प्रपोजल सौंपा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को एक प्रपोजल नहीं सौंपा है, प्रपोजल सौंपने की मतलब अनुमति मांगी थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कि हमने आज तक आप लोगों को जो जो जिस जिस प्रक्रिया में हमने पेमेंट के लिए कहा है, जैसा भी हमने आज तक आप लोगों को कहा है, जो जो प्रपोजल सौंपे हैं उनमें हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं और हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि वो हमारे वो सारे जो प्रपोजल हैं उन जो भी एप्लीकेशन है उनको हमको विड्रॉ करने की अनुमति दीजिए। तो हम नया आपके सामने प्रस्ताव लाना चाहते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट अब ये कार्यवाही करेगा, इधर से ये पोर्टल स्टार्ट होगा और इसके बाद मैनेजमेंट उधर लगाएगा कि जितने लोग इनके पास पैसा मांगने वाले आएंगे उन सबको हम ब्याज सहित पैसा देने को तैयार हैं। ये इनको प्रस्ताव था मेरे हिसाब से, अभी प्रस्ताव नहीं रखा, उन्होंने केवल आवेदन रखा इस बात का कि हम वो सारे प्रपोजल पुराने अपने वापस लेना चाहते हैं और हम नया प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो भैया नहीं, आपने जो पहले की है उन्हीं पर हम चलो एक बार पुनर्विचार करेंगे। पहले के इनके 3 आवेदन हैं, पीएसएल मैनेजमेंट के 3 आवेदन हैं, इन पर ये पुनर्विचार करेंगे और ये करेंगे 5-6 तारीख को। डेट 11 मार्च की है लेकिन ये 5-6 तारीख को
मतलब पुनर्विचार करेंगे उन 3 पे। उसके बाद फिर 11 तारीख तक पता चल जाएगा, 5-6 तारीख को ही पता चल सकता है। 5-6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उन तीनों प्रपोजल पे, यानी 3 बार इन्होंने कुल प्रपोजल सौंपा है मैनेजमेंट ने लोढ़ा कमेटी को, तो वो 5-6 तारीख को उस पर सुनवाई फिर से करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओके। लेकिन जो इन्होंने कहा था कि हम ये तीनों वापस ले रहे हैं और फ्रेश प्रपोजल देना चाहते हैं, हम आपके सामने एप्लीकेशन रखना चाहते हैं नए तरीके से, तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये PS पटवालिया सीनियर एडवोकेट हैं, ये शायद पहली बार आए हैं मैनेजमेंट की तरफ से, अभी तक दूसरे आते थे, ये पहली बार ये व्यक्ति उपस्थित हुए। इनकी 4-5 लोगों की टीम थी और वो एप्लीकेशन इनकी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये रही इसकी कोर्ट की जानकारी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 मई के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं। 8 मई के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इनको RBI ने ये कहा कि ठीक है आप इस प्रकार करिए, और RBI एक्ट 2002 अंडर सेक्शन 10(2) के अंतर्गत आपको ये कार्य करना है, तो उसके बाद इन्होंने ये पोर्टल की जानकारी दे दी सुप्रीम कोर्ट को कि हमने ये पोर्टल इस प्रकार चालू किया है और अब इसका रिकॉर्ड हम 30 अप्रैल तक मंगाएंगे और हम 8 मई को आपको रिकॉर्ड सौंपेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हाँ ओके, हम 8 मई को इसको देखेंगे, और हमारा जहां तक अनुमान है तो उसको वहीं पर लॉक कर दिया जाएगा। और उसके बाद हालांकि प्रोसेस अभी और स्टार्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आएगा मैं आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट हो सकता है केवल उन्हीं के लिए आए जिनके पास ओरिजिनल पेपर रखे होंगे। आएगा जरूर, ये तो कंफर्म है, 10-15 साल तक लगातार ये आते रहेंगे, पोर्टल ओपन होंगे या ऑफलाइन होंगे, जो भी होंगे ये सब चलेंगे। लेकिन उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा जिनके पास ओरिजिनल पेपर रखे हैं, जितने संख्या में रखे हैं। अगर उस व्यक्ति की 20 किस्तें जमा और रसीदें 8 हैं तो फिर 8 किस्तों का ही पेमेंट मांगने का उसका अधिकार होगा। लेकिन अगर वो अभी कर लेगा 30 अप्रैल तक, तो उसके पास चाहे एक भी रसीद ना हो, एक भी बॉन्ड ना हो, कोई भी एक ऐसा प्रूफ पर हो कि ये अकाउंट नंबर इसका है और उसको ये पता हो कि मेरा इतना पैसा डिपॉजिट है, तो उसको पूर्ण ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो इसका ज्यादा जिन्होंने भी 16 पेज की कंप्लेन लगाई है उनका मैंने प्रोसीजर कल से स्टार्ट होना है। एक ग्रुप आज कंप्लीट हुआ है, शेष ग्रुप मैं आज रात को कंप्लीट कर दूंगा। और आज हम बात करेंगे साथियों, हमारे सोल्जर साथी हैं विकास शर्मा जी, आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत दिन से वो भी कॉल कर रहे हैं। तो उनका आ रहा है, तो आज हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बात है उनकी। हेलो। 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। ये रिंग आपने कौन सी लगाई है सर? सर आपकी कॉलर टून कौन सी है? श्री महाराष्ट्र की है, जो विठल महाराज की। सर ये सालंके जी की है सर। मैं उनका गलती से नंबर सुन के फिर मैं फोन काट रहा था, मैंने कहा मेरे को आज आपसे बात करनी थी। अच्छा, नहीं सालंकी जी की है, पर मैंने बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने यूज कर ली। अच्छा, आपने भी कर लिया। चलिए सर, समझ में कुछ नहीं आती है। अच्छा, चलिए सर, मीडिया के चैनल यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। विकास शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। हाँ सर, मैं कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ। जी सर, बताइए। राजस्थान सरकार की जो हेल्पलाइन है, जी सर, वहाँ से मुझे कॉल आई थी सर। जी, और उन्होंने मेरे से कुछ जानकारी ली थी, क्योंकि मुकेश कपूरिया जी ने मेरे साथ एक कंप्लेंट रेज करवाई थी यहाँ पर। जी, हमने कंप्लेंट रेज करवाई थी यहाँ पर जी, कि हमने एक जानपुरा थाने में कंप्लेंट नोट करवाई है कुछ गुंडों के बारे में जो हमारे पैसा खा चुके हैं और एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है इनमें शामिल है। जी, जी, और हमने उनका प्रूफ दे दिया है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप? जी, जी। तो उन्होंने कहा कि आप जो 16 पेज कंप्लेंट आपने लगाई है वो हमें सेंड कीजिए। जी, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि अब मैं इसका सेंड नहीं करूंगा, आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 20 हजार लोग सेंड करेंगे जब आपकी आंखें खुलेगी। जी, ऐसे तो आपकी आंखें खुलने करिए। तो सर जैसे आपका विचार हो तभी हम कॉल करें, आप राजस्थान में जो कुछ है हेल्पलाइन है यहाँ पर कॉल करें अभी? करिए सर, भले लगाइए। ओके, आप भी लगाते हैं, चलो बात करते हैं।
ये विकास शर्मा जी हैं साथियों, ये राजस्थान के जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी कंप्लेंट से आपका संबंधित, कॉल होल्ड पर है, तो उनको कॉल कर रहे हैं। या कुछ देर बाद कोशिश करें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. कृपया लाइन पर बने रहे। कृपया लाइन पर बने रहे। नमस्कार, आसान संपर्क में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं आपका शुभ नाम और जिला जान सकता हूँ? हाँ सर, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। किसी भी प्रकार की मेरी इन्फॉर्मेशन, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज आप अभी कुछ भी मत बोलिएगा। मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। और यदि आप मेरे को अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करोगे, यूट्यूब चैनल पे सब कुछ लाइव हो रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। और यदि आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं आपका सरकार को कब्जे में लगा रखूंगा। तो प्लीज किसी प्रकार की मेरी जानकारी अभी ना दी जाए। जैसे आप मुझे कैसे कॉल करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं मेरी जानकारी देना, तो अभी ना दी जाए प्लीज। सर, मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी मुकेश कपूर जी के पास, आप चेक कीजिए कुछ दिनों पहले। तो सर उसका स्टेटस क्या है वर्तमान में? जान सकता हूँ कब दर्ज करवाई थी सर? हाँ सर, टाइम का तो पूरा पता नहीं है, पर दर्ज कराई थी एक महीने पहले समथिंग। दिसंबर में दर्ज करवाई थी, फरवरी में सरमन जी। तो यदि मुझे इतना पता होता तो मैं आपको डेट ही बता देता ना। आप खुद भी तो ट्रैक कर सकते हैं इस नंबर से कंप्लेन रेज हुई है। लेकिन आपकी जो दो कंप्लेन है, एक जनवरी की, एक फरवरी की है और एक दिसंबर की है। नहीं, हमने एक थाने की, जब हमने एक एफआईआर रेज कराई थी, उसके बारे में कंप्लेन रेज कराई थी कि एफआईआर पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी जानकारी की जा रही है सर। कीजिए कीजिए। आपकी शिकायत है, राज्यकर्ता के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा पुलिस खाते में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर नंबर है 0249, लेकिन अभी तक एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, वरना भविष्य में पिछड़े बच्चे अनाथ व विधवा हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से गरीब लोगों के पैसे हड़प कर संपत्ति अपने नाम करवाई है और बाकी पैसा आतंकवादी व नक्सलियों की सप्लाई किया है। अतः श्रीमान जी के निवेदन है कि जल्द से जल्द शिकायत की जांच करवाई जाए और कार्रवाई की जाए। तो क्या हुआ अभी तक? आपकी शिकायत में श्रीमान जी 15 फरवरी 2019 को जो रेस्पॉन्स आया था श्रीमान जी, वो रेस्पॉन्स ये था श्रीमान जी, लाइन पे बताएं। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रशासनिक विवाद के संदर्भ में निवेदन है कि परिवादी श्री गोपाल लाल निवासी वार्ड नंबर। आपका दिमाग खराब क्या? जी, दिमाग खराब क्या था? मैंने मना किया था किसी की मेरा नहीं करने निकले फिर। श्रीमान जी, आपको बताया जा रहा विभाग द्वारा। मैंने आपको कहा था ना कि मैं ड्यूटी पे जा रही नहीं जानता। जी, मैंने कहा था कि चीजें बता रही नहीं जानते, मैं बता रहा यही बताना चाहूँगा। मैंने अभी आपको क्या कहा था, फिर मैं आपको निवेदन किया था ना इस बारे में। हेलो हेलो मेरी किसी प्रकार लीक मत करो। हेलो लेकिन श्रीमान जी जो हेलो रेस्पॉन्स ही तो बता। हेलो एक मिनट सर। हेलो जी जी सर, मैं सर 10-0 चैनल से बात कर रहा हूँ सर। इस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जी, मैं सर ये बताना चाहूंगा और आपसे कुछ जानकारी भी लेना चाहूंगा कि ये जो कंप्लेन है सर, एक्चुअल में ये 3 अगस्त 2018 को जयपुर के जालूपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। जी सर, मेरे पास भी जानकारी आई और हम लोगों ने भी अपने तरफ से ये काफी जानकारी जुटाई कि एफआईआर के पीछे वजह क्या है और क्या क्या हुआ है। ठीक है सर, मैं चैनल से बात कर रहा हूँ, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सर। हेलो, मैं सर जानकारी देना चाहूंगा कि हमने क्या क्या पता लगाया और उसका निचोड़ क्या क्या निकला और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, पर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। मैं अभी लाइव चल रहा है सर, मैं बताना चाहूंगा कि आप उस बात को नोट कर लें और उसी पर एक्शन लें। श्रीमान जी, वैक्सीन विभाग के द्वारा किया जाएगा श्रीमान जी। जी जी बिल्कुल, उसी विभाग को आप भेजिए। भाई पहले जानकारी ले लें क्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सर कि जो 3 अगस्त 2018 को जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 5 लोगों के नाम है, लेकिन ये गिरोह 5000 लोगों का है, 5 लोगों का नहीं है। भाई जैसे उदाहरण के रूप में सर कहीं पर कोई दंगा करता है और 500 लोग हमला करते हैं, हम 3 को पहचानते हैं तो लोग 3 का नाम बताते हैं और बाकी 500 लोगों को खोजना पुलिस का काम होता है। ठीक है सर।
हाँ, तो वही सर, इन्होंने कंप्लेन लगाई, 5 लोगों का नाम लिखा और इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों ने मादक पदार्थों की खेती की। क्या मादक पदार्थों की खेती करना जायज काम है सर? नहीं, मादक पदार्थों की, अफीम चरस, मैं सर ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या अफीम चरस गांजे की खेती करना लीगल काम है क्या? लीगल काम नहीं है श्रीमान जी। तो फिर लीगल ना होते हुए भी आज कितना समय हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या वो अफीम के पेड़ अभी तक उस जमीन पे लगे होंगे? उस तारीख को लगे हुए थे, अगर पुलिस जाती तो गिरफ्तार करती ना, वहीं पर पेड़ देख लेती। अभी तक क्या वो खेती हो रही होगी? वो पेड़ काट के निकल गए, बेच दिए। अच्छा, दूसरा, उस एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है कि ये लोग हथियारों की तस्करी करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, नक्सलियों की मदद करते हैं। आप लोग उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, आपकी जयपुर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन सैनिक शहीद हो गए। तो हम लोगों को शहादत के लिए बस शोक प्रकट करना है कि ये गलत हुआ, लेकिन ये गलत किया किसने? जयपुर पुलिस ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया सर। जयपुर पुलिस को पता था कि सैनिक मरने वाले हैं, उस सैनिकों को किस पैसे से मरवाया जा रहा है ये जयपुर पुलिस को पता था। जयपुर के जालूपुरा थाने के टीआई को पता था। उसको अगस्त 2018 में बता दिया गया था कि सैनिक मरने वाले हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सबूत ले आओ कि सैनिक को कौन मारेगा, तुम जाओ पकड़ के ले आओ। यानी आतंकवादियों को पकड़ना हमारा काम है, पुलिस का काम नहीं है। तो फिर आप लोग काहे के लिए रिजाइन दे दो सर। फिर सारे पत्रकार लोग जाएंगे पकड़ने, आम जनता जाएगी पकड़ने आतंकवादियों को। पुलिस को यह बताया जा रहा है कि आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किए हैं ये लोग, और वो बोल रहे सबूत ले आओ। आखिर ये क्या मतलब माजरा क्या चल रहा है सर? आखिर प्रशासन होता का के लिए है? शासन उनके ऊपर कार्रवाई करवाए, प्रशासन तब न करेगा। प्रशासन सोया हुआ है, शासन सोया हुआ है, तो आखिर सैनिक शहीद ना होंगे तो क्या होगा? केवल पाकिस्तान के ऊपर ये ढींगला फोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो रियल वर्क है पहले वो करिए कि आखिर उन आतंकवादियों की मदद कौन और कैसे कैसे कर रहा है। पीएसीएल कंपनी की 25 लाख एकड़ जमीन है पूरे देश में, अफीम चरस गांजे की खेती हो रही है। 100 करोड़ रुपए की रोजाना आमदनी होती है। 100 करोड़ रुपए रोजाना आतंकवादियों को जा रहे हैं, और आप केवल पाकिस्तान को दोष देकर के चुपचाप बैठ जाते हो। तो मैं जानना चाहता हूं सर, आप इस एफआईआर को थोड़ा खुलवाइए अच्छे से और पढ़िए उसमें लिखा क्या है। क्लियर लिखा हुआ है कि अफीम चरस गांजे की खेती कर रहे हैं, 5000 लोगों का गिरोह है। आपको सबूत चाहिए तो बहुत सारे उसके अंदर एविडेंस है, लेकिन पुलिस कहती है कि सबूत आप ले आओ, तो हमको लिख करके दे दीजिए भाई। मौखिक कहने के बजाय लिख करके दे दीजिए कि सबूत तुम ले आओ, तो हम लोग जाएंगे कंपनी के मालिक के हाथ पांव काट के ले आएंगे आपके सामने। वो स्वीकार करेगा कि मैं आतंकवादियों का मददगार हूं, वो खुद स्वीकार करेगा, लेकिन उस मालिक तक जाने का हमको अनुमति तो दीजिए। कल हम चले जाएं, उसको जाके टांगे तोड़े और आप ही लोग बोल दो कि कानून अपने हाथ में ले लिए, तो ये सबूत सारा कौन लेके आएगा? ये पुलिस का काम है ना सर। और पुलिस कह रही है कि सबूत ले आओ, जाओ आतंकवादी को पकड़ के ले आओ और हमारे सामने स्वीकार कराओ कि वो बोले कि वो आतंकवादी है। और इसमें एक एविडेंस और दिया गया है, 21 अगस्त 2014, मैं तारीख भी बता रहा हूं, 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014, इन 2 दिनों में पीएससीएल कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए कलेक्शन किया। वो पूरा पैसा नक्सलियों को दे दिया। आप अभी भी जाके पूछ लीजिए ना कि इन 2 दिनों का पैसा कहां गया, कौन सी बैंक ने दिया? किसी भी बैंक में नहीं गया। नगद अटैचियां भर भर के 5000 लोग थे, सीनियर लोग थे, 5000 बेईमान लोग जो अटैचियां भर भर के गए हैं नक्सलियों को देने नगद पैसा। पूरे 500 और 1000 के नोट थे, नक्सलियों को देने गए थे 21 अगस्त 14 और 22 अगस्त 2014 में, तारीख भी बता रहा हूं। लेकिन आप लोग 14 से लेकर 19 आ रही है, सोए हुए हो। कितने सैनिक शहीद हो गए? तो जब तक एविडेंस सर, हम इतना तो बता रहा हूं, और क्या बताएं, तारीख भी बता दी। आप तुरंत जाके कंपनी को पकड़िए ना, पूछिए कि 21 अगस्त को कितना पैसा आया, वो खुद ही बताएंगे कि 4000 करोड़ आया। अब फिर पूछिए कि ये 4000 करोड़ कहां है, तो उनका मुंह बंद, उनका मुंह बंद। तो आप तभी ना पकड़ोगे कि ये कहां गया पैसा, क्योंकि 4000 करोड़ सर छोटी मोटी रकम नहीं होती है।
कहीं पर भी घर में रखी होगी तो दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा आतंकवादियों को दे दिया, पूरा नक्सलियों को गया है। छत्तीसगढ़ साइड और आपके जो पंजाब के हैं, कौन सा ये फ्रंट है आपका, ये खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसको पैसा दिया है इन लोगों ने। और आप लोग सोए हुए हो। ये खुफिया विभाग जो जानकारी लेना चाहिए वो पत्रकार आपको दे रहे हैं, और फिर भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हो। पूरे देश भर से सर कितनी कंप्लेन गई है आप लोगों को पता है? जयपुर के जालूपुरा थाने में गिनती करवाइए, उनसे फोन करके पूछिए। जयपुर का आपके जयपुर में 4 एसपी हैं, जयपुर में सर 4 सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, 4 एरिया के 4 अलग अलग सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। देश भर से लोगों ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर के नाम से रजिस्ट्री की है, कम से कम 20,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं। वो जयपुर के एसपी ने वापस कर दी कि हमारी नहीं है। क्या पुलिस विभाग का यही काम है? अरे आप ले लेते, देख लेते किस एरिया का एसपी है, उस एरिया के एसपी को दे देते ना आप। अगर उसमें यह लिखा होता कि नरेंद्र मोदी की हत्या होने वाली है और आप लोगों ने वो वापस कर दिया रजिस्ट्री, उन्हीं रजिस्ट्रियों में लिखा हुआ था कि कौन सा सैनिक कब बनने वाला है। यानी लोग जानकारियां जुटा के आप लोगों को दे रहे हैं, और जयपुर के एसपी साहब बढ़िया आराम से दारू पी के सो गए हैं कि हमको कोई रजिस्ट्री नहीं लेनी है। मेरे पास कम से कम सर 1000 लिफाफे रखे हैं जिनमें एसपी ऑफिस का क्लियर लिखा हुआ है कि लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये किस क्षेत्र की है, पहले ये लिखवा के आओ। अब एक देश भर का, मान लीजिए कोई तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति है, उसको अगर पता चल रहा है कि जयपुर में ये घटना घटने वाली है, यहाँ बम फटने वाला है, तो वो ये पता लगाएगा कि ये जयपुर का एसपी कौन से एरिया का है। अगर उसने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जयपुर के नाम से रजिस्ट्री भेजी है तो चारों एसपीओ में जिस भी एसपी को वो रजिस्ट्री मिले उनको ये रजिस्ट्री लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने लेने से इनकार किया। मेरे पास पैक लिफाफे रखे हैं सर, 1000 लिफाफे मेरे पास लोगों ने पैक भेजे कि ये देख लो एसपी ने लेने से इनकार किया। बोला इसमें एरिया नहीं लिखा हुआ है, कौन सा एरिया है भाई, क्योंकि 4 एसपी है, किसकी है? अरे किसकी भी हो, आप एप्लीकेशन लेने में क्या दिक्कत है? आपको रजिस्ट्री आ रही है तो लेके आप खुद पढ़ लो ना किस एरिया की है, उस एरिया में ट्रांसफर कर दो। तो ये आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। आप कमिश्नर जयपुर से पूछिए उनके पास कितने आवेदन आए हैं, और उनसे पूछिए कि उतने ही आवेदन एसपी को भी आए हैं। क्या एसपी ऑफिस में रिकॉर्ड है उतना? बाकी लिफाफे गए कहां? जयपुर पोस्ट ऑफिस में फोन करके आप लोग पूछिए, जयपुर पोस्ट ऑफिस को नोटिस भेजिए और उनसे पूछिए कि एसपी जयपुर के नाम से कितनी रजिस्ट्रियां आई थी और वो कितनी रजिस्ट्रियां वापस गई। तो ये सब सर करवाइए, क्योंकि ये जो 40 सैनिक मरे हैं ये पाकिस्तान का काम नहीं है सर, ये जालूपुरा पुलिस स्टेशन का काम है। जालूपुरा पुलिस स्टेशन के टीआई को अगस्त 2018 में पता था कि सैनिक मरने वाले हैं, उसने आंख मूंद ली। उसको पता था कि किस किस आतंकवादियों को कब कब आरडीएक्स दिया जा रहा है, ये सारा उन लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन इन्होंने जांच करने के बजाय कहा आरडीएक्स यहां पर ले आओ, यहां पर ले आओ आरडीएक्स, तो हम देखेंगे ये आरडीएक्स है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्लियर डेट बताई जा रही है 21 अगस्त 2014, 22 अगस्त 2014, इन 2 दिनों में कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए कलेक्शन किया। ये तो गनीमत रही कि सेबी ने उन पर बैन लगा दिया, नहीं तो 20 अगस्त 2014 को इन्होंने मीटिंग की थी और देश के बहुत बड़ी मतलब इनकी योजना थी, 1 लाख करोड़ का कलेक्शन करके आधे देश को उड़ाने की योजना थी इनकी। आप इनको पकड़ के पहले नार्को टेस्ट तो कराइए, सब पता चल जाएगा, सब उगल देंगे। तो मैं सर अब अपेक्षा करूंगा, लाइव चल रहा है, सारा देश देख रहा है, मैं अपेक्षा ये करूंगा सर कि आप अभी इमीडिएट इस पर कार्रवाई करेंगे कि भाई जो 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 को जो कंपनी ने कलेक्शन किया है वो पैसा कहां गया उसका पता लगाइए, क्योंकि वो किसी भी बैंक में नहीं गया। नगद सीनियरों ने, मैं नाम बता रहा हूं सर, जयपुर का निवासी है तेजिंदर पाल चन्नी, वो अटैची में भर करके 10 करोड़ रुपए नक्सलियों को देने गया था। तेजिंदर पाल चन्नी उसका नाम है सर, अटैची में नगद पैसा भर के लेके गया था वो। और एक गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, बख्तावर सिंह नाम है उसका, वो भी अटैची में भर के 5 करोड़ रुपए निकला है सर। 23 अगस्त 2014 को निकला है, 21 अगस्त और 22 अगस्त को कलेक्शन हुआ डिपॉजिट, 23 अगस्त को अटैची भर के नगद लेके गया है वो बंदा।
ये आप लोग खुद पता लगाएं तो पता चल जाएगा ना, इतनी सारी बड़ी रकम कहां गई, आखिर बैंक में जमा होती है तो पता चल जाता है। बैंक में इन्होंने कहीं भी जमा नहीं किया है। आप इनसे पूछ भर लीजिए, दिखा दो बैंक की स्लिप, भाई कौन सी बैंक में जमा किया, कौन से अकाउंट में डिपॉजिट किया। 4,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 को। और इसके लिए आप लोग एक काम और कर सकते हैं सर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, वो भी इसी FIR में जिक्र है, जो ये 3 अगस्त 2018 को FIR दर्ज की गई है, FIR नंबर 0249। जालूपुरा थाने में जो FIR दर्ज हुई है उसमें इस रिटायर कमेटी का भी जिक्र है कि R.M. लोढ़ा रिटायर्ड चीफ जस्टिस की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया हुआ है, जो इस प्रकरण पर केवल कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के इन्वेस्टर को पैसा देगी। उसका काम इतना है, वो अफीम चरस गांजे का पता नहीं लगाएगी, क्योंकि उस कमेटी का काम ये नहीं है। ठीक है सर, ये काम पुलिस का होता है। तो उनके पास आप चाहें तो नोटिस भेज सकते हैं। उनकी एड्रेस सेबी भवन G ब्लॉक C4A बांद्रा, सेबी भवन जी सर, प्लाट नंबर C4A C4A G ब्लॉक नियर बैंक ऑफ इंडिया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुंबई। ये उस कंपनी की ये उसकी एड्रेस है, लोढ़ा कमेटी की, रिटायर्ड चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा की एड्रेस है। वहां पर आप लेटर भेज के जानकारी मंगवा सकते हैं कि क्या आपने इस कमेटी इसके PSCL कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के लिए अधिकृत हैं या नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि इस कंपनी ने 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कितना पैसा जमा किया है। आप उनसे पूछवा लीजिए तो वो भी आपको रिप्लाई दे देंगे कि इतना पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो ये काम उनका नहीं है कि ये पैसा उन्होंने कहां किया, ये काम पुलिस का है कि इतना पैसा कहां किया, क्योंकि आज तक इस कंपनी ने इतना पैसा 2 दिन में डिपॉजिट नहीं किया। भाई ये कंपनी 31 साल से चल रही थी सर, 31 साल में मुश्किल से रोजाना अगर इस कंपनी के पास कलेक्शन आता भी होगा तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 300-400-500 करोड़ रुपए रोजाना आता होगा। लेकिन 21 अगस्त और 2014 और 22 अगस्त 2014 क्या कारण है कि इन 2 दिनों में इनके पास 4,000 करोड़ आ गया। उसका मैं कारण बता देता हूं। कारण यह रहा सर कि 20 अगस्त 2014 को ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई थी। उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी आया हुआ था मीटिंग में। मैं पूरी लोकेशन बता रहा हूं कहां पर हुई है, और कंपनी के कम से कम 20 लोग उसमें मौजूद थे। वहां पर डिसीजन लिया गया कि आप अब ऐसी योजना चलाइए, अब छोटा मोटा काम नहीं करना है, 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन करना है। और वो 1 लाख करोड़ कलेक्शन करके दीपावली 2014 पे आधी इंडिया को खत्म करना है। सारे बाजारों में बम बिछाने हैं, जैसे 93 में मुंबई में बम कांड हुआ था ऐसे पूरे देश में होना चाहिए। ये योजना बनी थी 20 अगस्त 2014 को ऑस्ट्रेलिया में, और 21 अगस्त को प्लान बनाया कंपनी ने कि 21 अगस्त से लेके कलेक्शन ज्यादा करो, उस पर हम बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे कि अगर आपका अकाउंट ओपन किया हुआ है और आपने 1 साल की किस्त एडवांस दे दी तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे। क्या ऐसा होता है क्या सर कि हमने पहले से ही पुराने कस्टमर है किसी कंपनी के और हमने अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो हम तो 10 महीने तक किस्त तो देंगे ना, उसमें कोई वो तो दो राय है नहीं कि न देंगे। वो तो हमने अकाउंट ओपन किया, हम हर महीने देंगे, लेकिन 10 महीने का एडवांस आप अगर दे दोगे तो हम आपको मेच्योरिटी के टाइम में 10% एक्स्ट्रा देंगे। इतनी कमाई कहां से आएगी। लेकिन इन लोगों ने प्लान ये था कि हम सबसे एडवांस ले लेंगे तो हमारे पास कलेक्शन ज्यादा आएगा, और आया भी। 21 तारीख को और 22 अगस्त को 2 दिनों में 4,000 करोड़ आ गया, और अगर ये और 5 दिन चलता तो इनके पास 1 लाख करोड़ आ जाता। लेकिन 22 तारीख को ही शाम को सेबी ने इनके ट्रेड पे बैन लगा दिया। हो सकता है सेबी को किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको रिपोर्ट सौंपी हो कि ये पैसे का दुरुपयोग होने वाला है, इसको बैन लगाइए, तो उन लोगों ने बैन लगा दिया। 22 अगस्त को ट्रेड पे बैन लग गया इनके, और ये 4,000 करोड़ रुपए 23 तारीख को सवेरे इनके जो कंपनी के जो चीफ हैं वो है निर्मल सिंह भंगू,
जो नाम के तिहाड़ जेल में थे, उसके बाद आए भटिंडा जेल में, भटिंडा जेल से उन लोगों ने पिटीशन कोर्ट में कुछ डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के और हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल के नाम पे वो आज घर में मौजूद हैं और रोजाना दारू पीते हैं। भटिंडा पुलिस उनको रोजाना दारू सर्व करती है उनके घर में, और एज ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि वो हॉस्पिटल में है। ये हो रहा है। और उस व्यक्ति ने इमीडिएट 22 अगस्त 2014 को जब कंपनी पे बैन लगा, तो इसने 22 अगस्त को ही रात को अपने 5000 गुर्गों को यह बोल दिया कि फलानी फलानी ब्रांचों में, टोटल देश भर में 386 ब्रांचें थी, उसको कहा गया कि सबको अलग अलग ब्रांचों में जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप यहां से पैसा लेना, आप यहां से पैसा लेना, आप यहां से पैसा लेना। अटैचियों में भर के नगद पैसा ये लोग नक्सलियों को देके आए हैं, और नक्सलियों को देके आए वो पैसा पूरा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया गया। आरडीएक्स खरीदी गई, गोला बारूद खरीदा गया, AK-47 खरीदी गई, पूरा देश को बर्बाद करने के लिए, सैनिकों को शहीद करने के लिए हथियार खरीदे गए उस पैसे से। आप चाहें तो उन 386 ब्रांचों के मैनेजरों को अरेस्ट कर लीजिए, हर एक ब्रांच मैनेजर को अरेस्ट करिए और पूछिए कि इतनी सारी बड़ी जब मोटी रकम आई थी तो वो कौन सी बैंक में आपने जमा की, आप बताओ। तो ये आप लोग जांच करेंगे ना सर। बड़ी मुश्किल से लोग जागते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ कोई गवाही देना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों ने दिलेरी दिखाई है कि 3 अगस्त 2014 को आपके जालूपुरा थाने में कंप्लेन दी और वो FIR दर्ज की गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? आतंकवादियों को जालूपुरा थाना ने मैसेज दे दिया कि आपके खिलाफ फलाने व्यक्ति ने कंप्लेन लगाई है, और आतंकवादी अब उनके घर में जा रहे हैं, रोज धमकी दे रहे हैं कि तुमको उठा लेंगे। तेजेंद्र पाल चन्नी ने अपने गुर्गों को उन लोगों के पास भेजा कि गवाही दोगे तो गोली से उड़ा देंगे, और आप लोग चुप करके बैठे हैं, उसके कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आखिर मतलब क्या है? फिर सैनिकों को मरने दीजिए। 40 सैनिक मरे, कल 400 मरेंगे, फिर 4000 मरेंगे, फिर पूरे भारत पे आतंकवादियों का कब्जा होगा। इससे ज्यादा होगा क्या? सब मरेंगे ना, मरना तो वैसे भी है, क्योंकि आतंकवादी आज भी जयपुर में मौजूद है। आप लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हो, केवल ढोल पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। अरे अगर हिंदुस्तान में अपने केवल घर के जो भेदी लोग हैं, जो घर में आतंकवादी बैठे हैं, उनको ठोक दो तो पाकिस्तान की क्या मजाल कि हम पर आंख उठाकर भी देख ले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैंने जितनी जानकारी दी है उस पर एक्शन लीजिए, और बाकायदे अगर आपको एविडेंस ना मिले तो आप फिर मेरे से बात करिए भाई ये क्या है। मैं तारीख भी बता दिया ना सर, आप पहले लोढ़ा कमेटी को भी लिखिए, पता करिए कि 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 14 को कितना पैसा आया, वो पैसा कहां गया, बस आप ये पता करिए, क्योंकि उनसे कोई पूछ नहीं रहा, वो मुंह बंद कर रहे हैं कि नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे क्या ऐसा कोई कानून है भारत में कि वो बताएंगे नहीं कि उन्होंने इतना सारा पैसा कहां किया? 386 ब्रांचों में जमा हुआ है, 386 ब्रांच मैनेजरों को आप अरेस्ट कर लीजिए, वो 2 मिनट में उगल देंगे कि किस किस को पैसा उन्होंने नगद दिया है। नगद लेके ये लोग गए नक्सलियों को पैसा देने। तो सर अब मैं उम्मीद करूं सर, कब तक इस पर कार्रवाई होगी? जी सर, कार्रवाई की जाएगी, हम लोगों से सबूत नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि पुलिस वहां पर यही कह रही है कि हमको सबूत ले आके दो कि भाई वो कौन व्यक्ति अटैची में भर के नगद पैसा लेके गया था, उसको बुलाओ यहां पर आके हमारे सामने बोले। अब पुलिस ऐसे बोल रही है, या तो पुलिस हमको लिख के दे दे कि जाओ बख्तावर सिंह को पकड़ के ले आओ, तो हम बख्तावर सिंह के हाथ पांव तोड़ के ले आए और वो खुद कबूल करेगा कि हाँ हम लेके गए थे पैसा, नक्सलियों को देके आए हैं। भाई कल हम उसको हाथ तोड़ देंगे उसका, तो कल आप वही लोग बोलोगे ना कि कानून अपने हाथ में क्यों लिया। भाई वो भले आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादियों का हाथ तोड़ने का अधिकार बोलेगी ना कल, आप पुलिस ही बोलेगी ना हमको कि हाथ तोड़ने का अधिकार पुलिस को होता है, आपको नहीं है। कि हमको है सर? आप क्या चाहते हैं, हमें अधिकार है? ये है, हमको अधिकार है, हम हाथ तोड़ के आए सर। आप अनुमति दे रहे हैं तेजेंद्र पाल चन्नी के हाथ तोड़ के आए? बिल्कुल नहीं। तो जब आप अनुमति नहीं दे रहे तो सर पुलिस ऐसे क्यों कह रही है हमसे सवाल कि जाओ तेजेंद्र पाल चन्नी को बुलाओ और हमारे सामने स्वीकार करे? अरे आप उसको पकड़ो ना, आप उससे पूछ लो ना कि ये पैसा गया कहां। जी, तो ये कब तक कार्रवाई होगी सर? The Bluetooth connected successfully.
The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Connected successfully. तो मुझे इसी इंग्लिश मैटर पर तो आपने कहा था कि आप मुझे आप हमारे जो डिपार्टमेंट है इसको ईमेल कीजिए। आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी, वो मेरे पास लिखी हुई है। उस तरह हम एक काम करते हैं, हमें जल को पढ़ने को भी वो बार बार कॉपी सेंड करते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होता है और तो जल्दी कीजिए प्लीज इसमें। The Bluetooth device is ready to connected successfully. जल्द से जल्द विभाग द्वारा रेस्पॉन्स रहेगा सर। The Bluetooth connected successfully. हेलो, हाँ जी सर। तो मैं ये बोल रहा था, सर मैं जगह बताऊंगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि इन्होंने जो आपको ईमेल आईडी वो बताई है कि जहां पर इनको भेजना है, वो ईमेल आईडी बता दें तो वो सब लोगों को बता दें, पूरे देश भर से लोग मेल करेंगे। एक मिनट तो मैं मैटर बनाया, मैंने मैटर पूरा कंप्लीट करके बनाया है। हाँ मैटर ठीक है सर, लेकिन उसके साथ मैटर तो ठीक है, लेकिन मैटर के साथ 16 पेज की कंप्लेन और 9 पन्ने का नोटिस जो लीगल नोटिस है, और जो RM लोढ़ा ने जो लेटर भेजा है CBI को वो भी, ये तीनों सब उसके साथ अटैच करके भेजने हैं। सर लिखिए RAJ हैश के एट द रेट एफ वैसे स्लेट वाला एस होता है ना, RAJSH The Bluetooth device is ready to connected successfully. हेलो, हाँ सर, एस फॉर सूरत, एस फॉर सूरत। The Bluetooth device is connected successfully. हेलो, हाँ सर, मैंने आपको ये दोनों मैसेज कर दिया, नॉर्मल मैसेज होता है, आपके दोनों नंबर पे मैंने मैसेज कर दिया है, आप देख लीजिए सर। जी जी चलिए ठीक है सर, मैं इनका मेल देख लेता हूँ। जी सर, और कोई जानकारी देना चाहेंगे सर? अगर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया है ये ग्रुप के बारे में, जी तो सर 11,000 से समथिंग मैसेजेस होते हैं, मैंने सब कुछ चेक किया पूरा मेरे पास है। और जो वीवो के फोन होते हैं उनमें तो एक फंक्शन होता है लॉन्ग स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, लॉन्ग स्क्रीन शॉट्स का, जी, तो जिससे हम जितने भी ग्रुप के मेंबर है सारों की रिकॉर्ड एक साथ विद फोटो, ठीक है, तो जितने लोगों को सबके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने सबका रिकॉर्ड कर लिया, कोई बंदा मतलब छोड़ा नहीं मैंने। उस तरीके से मैंने सभी लोगों से बात भी की है, जिन ग्रुपों में आपने मुझे भेजा है जी जी, वो इतने अच्छे हैं, मतलब आपकी कोई बात वो मुझे भी लीक नहीं करना चाहते। अच्छा मैंने बहुत अच्छी तरह बात की है, आप किसी भी बंदे से बात करें ना ग्रुप में, जी जी, मैंने बहुत अच्छी तरह उनसे बात की है। आप मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, जैसे मैंने बात की है, जी तो जी, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लालच में भी सेंड नहीं करना चाहते। जी जी, इतने बिल्कुल अच्छे लोग हैं हमारे साथ जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपने मुझे ऐड किया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर, क्योंकि हमको ऐसे ही लोग चाहिए ताकि जानकारियां लीक ना हो और हमारा काम हो जाए, और निश्चित तौर पे हम लोग सफल हो जाएंगे। अब हमारा मतलब तैयार भी हम भी अपने तरफ से तैयार हैं
तो आपने सर जिन जिन जिसमें आप मतलब निगरानी करता है आपने उन सारे ग्रुप को देख लिया है? हाँ ऑलमोस्ट देख लिया है, पूरा नहीं देखा है। 30-40 बंदे रहते हैं कल लेना लाइन पे। जी जी तो एक प्रॉब्लम आ रही है, जी। 3 या 4 बंदे AI से तो जुड़े हुए हैं। नहीं भले वो ठीक है, जुड़े किसी भी लेकिन संगठन से उनका रहे पता सर। लग जाए ना। हाँ नहीं, किसी भी संगठन से जुड़े हो उससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि संगठन में भी अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं है। हमारा उससे मतलब नहीं, हमारा मतलब नहीं, है। वो फर्जी है, जी जो वो फर्जी है, वो 4 बंदे फर्जी है। मुझे सीधे पता लग गया, उनका उनका नंबर ही मुझे पता लग गया, तो उनसे अब कंफर्म करना है हाँ ये बंदे फर्जी है। हाँ जैसे उनका ऐसा एक या दो को तो भाई भाई दादी रिमूव कर दिया उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनका पता लगता है पूरी तरह, मैं घर पे जाऊंगा उनके, जी जी स्टार्टिंग में जाके आऊंगा दोनों तीनों के। हाँ बिल्कुल, वो फर्जी तो लोगों का मैं बाकी उनको बाकी एडजस्ट कोई। करा देता हूँ अभी आपके लाइव जी में, जी बिल्कुल। कांटे मार के आऊंगा उनके घर पे जाके। नहीं, बाकी जो लोग फर्जी हैं उनको निकालना है, बाकी एआईएसओ से जुड़े हुए हैं उससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। सिर्फ हमारी जानकारी लीक न करें, और हम हमारे साथ वही लोग रहे जिन्होंने 16 पेज की कंप्लेन लगाई हुई है, और हमारी जानकारी केवल उन्हीं को लोगों को दे जो उनके साथ साइन किए थे, इसके अलावा किसी को भी न बताएं। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, तो आपने जो ग्रुप का बनाया ये कुछ अच्छा नहीं लगा। यदि आप इसके लिए तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, गूगल फॉर्म्स होते हैं जिनसे हम फॉर्म बनाए जाते हैं किसी ऑनलाइन आवेदन के लिए, जी तो उसमें सर कुछ डिटेल होती है, जैसे आपका नाम, इसमें नाम को बताइए, तो मैंने फॉर्म क्रिएट किया जी है, आपका नाम, उसके बाद में CSC कोड, CSC ब्रांच, उसके बाद में आपने 16 पेज की कंप्लेन लगाई है, जैसे जी पहले पेज की फोटो, 8 पेज की फोटो, 9 पेज की फोटो, उसके बाद में आपने लीगल नोटिस लगाया, जी उसके 8 पेज की फोटो, पहले पेज की फोटो। जी तो ऐसे होना चाहिए था, आपने ग्रुप बना दिया, पर इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोग वो अलग अलग वीडियो सेंड किए सर, तो उसमें देख रहे बहुत दिक्कत आ रही है। जी जी हाँ, वो सही है सर, पर फिलहाल तो ये देखिए ये है फॉर्मेलिटी के लिए। अभी हम लोगों की लड़ाई अभी आगे और होगी कि अगर हमको ब्याज सहित यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, तब तो फिर हमको रिसीविंग भी ओरिजिनल चाहिए, तब तो फिर वो दूसरी लड़ाई होगी, फिर उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये फॉर्मेलिटी के लिए था कि हमको केवल फेक लोगों को बाहर निकलना है, हमको भी रिकॉर्ड बनाना थोड़ी है, वो तो हमको मजबूरी में बनाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन दी नहीं है, ऐसे ही अपने अनुमानित डेट डाल दिया कि हमने भैया 18 अक्टूबर को लगाई थी, और जब उनसे फोटो मंगवाई तो उनके पास है ही नहीं। तो केवल इसलिए भी चेक करने के लिए, बस ये थोड़ा काम हो जाए, बट उम्मीद है कि हम लोगों को यहीं पर सफलता मिल जाएगी, हमको आगे की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देखते हैं, 8 मई को होना, सुप्रीम कोर्ट में होना है 8 मई को डिसीजन, तो हो सकता है देखिए क्या करते हैं। 4 नई कंपनियां आई हैं जिनसे लोढ़ा कमेटी ने चर्चा की है, और मेरा अनुमान यह है कि वो चारों कंपनियां भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हो सकता है न जुड़ी हो, अभी कंफर्म नहीं है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि नहीं तो लोढ़ा कमेटी को 4 कंपनियों के पास जाने की क्या जरूरत थी। 4 कंपनियां प्रपोजल भेजती हैं जब ये प्रपोजल मंगाए थे, लेकिन इन्होंने न तो कोई प्रपोजल मंगाया न कुछ और किया, डायरेक्ट इन लोगों ने बात भी कर ली और फिर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी दे दी कि हमने इन फलानी 4 कंपनियों से अनुमति मतलब जानकारी चाहिए और वो इस हिसाब से तैयार हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब इनको एक्ट भी याद आ गया, आरबीआई एक्ट 2002 10(2) के अंतर्गत जाके और वहां से अनुमति ले लें। फिर आरबीआई ने भी इनको अनुमति दे दी कि हाँ ओके ठीक है, इस प्रकार कार्य करिए। यानी आप ये इस प्रकार ये कार्य क्यों कर रहे हैं आखिर? तो मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तभी ये सब गेम खेल रहा है, और मैनेजमेंट ने अपना दूसरा वकील लगा करके दूसरी तरफ भी गेम खेली है कि मेरा नाम सामने ना आए कि अगर मैं इन 4 कंपनियों से जुड़ा हुआ होता तो मैं ये एप्लीकेशन क्यों लगवाता, क्योंकि मैनेजमेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई है, PS पटवालिया एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उनके माध्यम से एप्लीकेशन लगवाई है कि हमारे पहले के 3 प्रपोजल हमको वापस कर दिए जाएं, हम एक फ्रेश प्रपोजल आपको दे रहे हैं फिर से। अच्छा, फिर हाँ फिर से भाई हम देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा, अब हम उन्हीं तीनों पे पुनर्विचार करेंगे। आप कह रहे हो तो चलो हम उन पर पुनर्विचार करेंगे, और ये पुनर्विचार होगा मतलब यदि आप बताओ, मैं आप बोलना चाहो तो सर मुझे तो ग्लोबल वेबसाइट है जो हमें अलग से कंप्यूटर साइंस कराती है। तो मुझे बताए अभी अपने क्यों हमें 5G लॉन्च चुका है, और 5G की स्पीड 6,623 MB पर सेकेंड होती है, तो इसमें तो ऑलमोस्ट 363 MB पर सेकेंड डाउनलोड एंड अपलोड इसमें होती है उनकी। जी ठीक है, तो हमारे लिए एक गुड पॉइंट निकल के आता है, प्लस पॉइंट निकल के क्या आता है, यदि हम ऑनलाइन जो अदर सर्वर है उनसे भी फॉर्म अपलोड करेंगे तेजी का, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब से फॉर्म अपलोड होगा ये नेट प्रॉब्लम नहीं होगी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है ना।
करेंगे और रसीदों पर भी ये क्लियर करने वाले हैं कि भली सारी रसीदें ना हो, लेकिन आपको पास टोटल डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए या पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आपने किस किस महीने जी क्या बता रहे भूल गया इसका मतलब जमा तो करवाई थी इसका मतलब इसके बाद लास्ट टेस्ट पहले रसीदें जमा तो करवाई थी नहीं इसका पूरा पेमेंट सेबी नहीं दे गरीबों से नियत गए सर, वो सही बात है, वो सही बात है, लेकिन आप समझिए ना भाई, सेबी देखिए क्या कर रही है, मेरी बात समझिए। सेबी हो या लोड़ा कमेटी हो, वो वर्तमान में वही कार्य कर रही है जो उसको मैनेजमेंट हुआ है कि कुल 20-22 हजार करोड़ की लाइबिलिटी है और वो इसको साबित करना चाहता है और आसानी से साबित कर, ब्याज सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका एजेंट शेयर छोड़ के चला गया है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 16 पेज की कंप्लेन लगा सकते हैं। मैं तो बोल रहा था ना, लेकिन उस समय लोग इसलिए नहीं कर रहे, अब उन्हीं को तकलीफ हो रही है कि भैया यूट्यूब पे क्यों नहीं बता रहा है कि पैसा सबको कैसे मिलेगा। बाकी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि मैं 24 घंटे के लिए जो जानकारी उसमें बोलता हूं दो, और वो 3 दिन तक तो व्हाट्सएप ओपन ही नहीं करते। तो जब उनका मतलब कमेंट का ऑप्शन करेंगे, जो भी बताया जाएगा, पैसा कम नहीं मिलेगा। अगर उनको पैसा दीपावली 2019 पे मिलेगा तो चाहे सेबी दे, चाहे मैनेजमेंट दे, चाहे जो नई 4 कंपनियां आ रही हैं चाहे वो दे, चाहे आपको बाद में सीनियर की प्रॉपर्टी बेच के लेना पड़ेगा। पेमेंट हमको 1 फरवरी 2016 में, लेकिन पैसा डिपॉजिट हुआ है 22 अगस्त 2014 को। तो इतने दिन तक क्या ब्रांच में पैसा कैश पड़ा रहा क्या? इतने दिन तक ब्रांच में तो कैश पैसा नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। इसका मतलब हमने जो 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 को जो पैसा जमा किया, वो तेजिंदर पाल 16 में 1.5 लाख रुपए की डीडी बना करके दिवादियों को दे दिया। रिकॉर्ड है पूरा। 386 ब्रांच मैनेजरों को अरेस्ट किया जाए, वो बता देंगे कि भैया पैसा कहां गया। मैं अभी थोड़ी देर में चेक करूंगा कि सारे ग्रुप कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, और उसके अलावा आप 31 मार्च के पहले फुर्सत भी हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सिर्फ आपके पास कस्टमर की सारी रसीदें और ओरिजिनल बॉन्ड अपने पास रख लीजिए, सीरियल से बना के रख लीजिए, और सारे कस्टमर्स को पैन कार्ड के लिए बोल